दीनदयाल उपाध्याय जी के आज के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूं और आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद भी देता हूं कि जिस प्रकार का उल्लेख हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे महेश राउत जी ने किया कि हम सुबह आज 10 बजे यहाँ पर उपस्थित हुए, वैसे ही सुबह 9 साढ़े 9 बजे शायद गोराई में भी अद्वैत और उनके कार्यकर्ताओं ने हमारे स्वर्गीय पंडित जी को आदरांजलि अर्पित की। आज उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भी शुभेच्छा देने की शुरुआत की। आज बल्कि मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ से भी ऊपर कार्यकर्ता हमारे पंडित जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठा होंगे। कोरोना के महामारी के इस संकट में पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है और ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सुबह 9 साढ़े 9 बजे उठ के आना और हमारे पंडित जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनको अभिवादन करना, उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करना और फिर कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होते हुए, यानी कार्यकर्ता कितने आए इसके ऊपर जाते हुए कार्यकर्ता आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए नंबर यानी कितनी संख्या में आए, उनके मन में क्या विचार है, यानी 10 कार्यकर्ता भी अगर आते हैं जो उनके विचारों पे चलने का आदर्श मार्ग स्वीकार करते हैं तो वो हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं को कल प्रेरित कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का काम मैंने तो बचपन से देखा है, मेरे पिताजी काम करते थे और एक ज़माना ऐसा था कि मेरे जन्म के पश्चात करीबन 1970 का समय होगा, लोग हमें भी चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पिताजी काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो थी नहीं लेकिन जनसंघ का काम करते हैं, ज़िंदगी में कभी तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। ऐसे चिढ़ाते, समझते, अपमान स्वीकार करते 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 ज़िंदगी की डोर जो हमारे घर में चलती थी वैसे ही ज़िंदगी की डोर पंडित जी के हाथों में जब थी तब चलती थी। यानी उनके पुस्तक में लिखे हुए असंख्य घटनाओं का आप वाचन करोगे और ये शुरुआत मैंने सही महीने में कभी की जब मैं युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना और वो समय था करीबन 2000 का और वो समय पे मैंने ये सभी पुस्तकों का वाचन किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना पहले हुई थी और उसके पश्चात जनसंघ की स्थापना अगर 1951 में करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रहस्यमय निधन उस जेल में कैसे हुआ, तो मैंने जम्मू कश्मीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी हुई खत भी मैंने पढ़े। यानी वो जेल में तभी शेख अब्दुल्ला ने लिखे हुए खत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, साधारणतः 1953 में उनकी मृत्यु हुई, तो 51, 52, 53 में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे करके आंदोलन छेड़ने वाले श्यामा प्रसाद जी, और उनके समय पे वो जब अध्यक्ष थे तब कर्म धर्म सहयोग से लगातार 16 साल महामंत्री इस नाते हमारे पंडित जी थे। यानी सरचिटनीस लोग जो बोलते हैं कि हमें महामंत्री बनाओ, तो महामंत्री का काम क्या होता है ये मुझे नहीं लगता कभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे महामंत्रियों ने कभी सीखा है। वो सीखने की आवश्यकता है। और सही मायने में पंडित जी को लोग क्यों याद करते हैं, एकात्म मानववाद की कल्पना या संकल्पना बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वसाधारण कार्यकर्ता के मन में समझने के लिए बहुत कठिन है। ये इतना आसान बात नहीं है कि एकात्म मानववाद सबसे बेहतर जो मैंने सुना था जब मैं युवा मोर्चा में था, तो पंडित जी के ऊपर ऐसे ही एक दिन में भाषण करने के लिए हमारे आज के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी आए थे। तभी वो अखिल भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और उस समय पे पंडित जी का ऐसा ही जन्मदिन था। हम रामभाऊ माळगी जी के उसी अपने यहाँ पर उत्तर में थे और उत्तर के उस कार्यक्रम में उन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में जो चर्चा की, जो बातें रखी, उसमें से 1-2 घटना जिसके ऊपर पूरा जीवन व्यतीत करने वाले
अपना पूरा जीवन प्रेरित होने के लिए अपने विचारधाराओं के माध्यम से आगे लेके जाने वाले पंडित जी के ऊपर आधारित कौन सी ऐसी बातें थी जो आज भी उनके निधन के पश्चात या फिर उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 100 साल के पश्चात हम याद करते हैं। एक तो ऐसी बात थी कि समय की पाबंदी, वो बहुत समय पे आते थे। यानी आज के, ये मुझे भी नहीं जमता है, आप लोगों को भी नहीं जमता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समय की पाबंदी को समझते हुए आते हैं। दूसरा ऐसा विषय वो करते थे कि बहुत ही सहज और सुलभता से वो भाषण करते थे, तो सामान्य से सामान्य आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति उनका श्रोतु वर्ग बनता था, यानी उनके भाषण सुनने के लिए आते थे। तो ऐसे ही एक बार उनको जब पूछा गया, यानी ये बात थी करीबन 1960 की बात होगी, उनको पूछा गया कि ऐसा कौन सा एक प्रश्न इस देश में उठेगा और उस प्रश्न के आधार पे पूरे हिंदुस्तान के लोग एकजुट से उसके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या महामारी आ सकती है? क्या इस देश में ऐसा कौन सा संकट आ सकता है? तो पूरे देश के सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म के होंगे, किसी जाति के होंगे, किसी जात पात आधार पे विश्वास करते होंगे, ऐसे कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान के एक विषय से जुड़ते हुए पूरा देश इकट्ठा होकर खड़ा होगा? ऐसा कौन सा विषय आ सकता है? ऐसे भरी हुई सभा में पंडित जी को प्रश्न किया, तो पंडित जी ने कहा, आज तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे यह दिखता है कि आने वाले समय में एक प्रश्न जो गहन बन के चलेगा, और आने वाले समय में जब कभी जनसंघ की सरकार होगी, यानी उनके मन में तो था जनसंघ की सरकार बनेगी, और जनसंघ की सरकार बनेगी जहां पर हमें 2/3 बहुमत होगा, हमारा प्रधानमंत्री इस देश पे राज करेगा, और उस समय पे एक प्रश्न ज्वलंत बन सकता है। ये उन्होंने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, ये महेश को पता होगा जो वो पढ़ता है बहुत। तो उन्होंने लिखा था कि लद्दाख का प्रश्न, ये 1960, शायद 1960 का उनका भाषण मैंने कल रात को पढ़ा, तो मैंने वो जब पन्ने निकालना शुरू किया पुस्तकों में से, तब मुझे मिला कि 1960 में पंडित जी ने कहा था कि लद्दाख के मुद्दे पे हिंदुस्तान इकट्ठा हो सकता है चीन के खिलाफ। इन्हें विचार करो, उस व्यक्ति की विचारधारा, उसकी सोच, उसकी दिशा सही मायने में हिंदुस्तान को अगर इकट्ठा कर सकती है, तो वो इकट्ठा करने की विचारधारा थी कि अपना देश मजबूत हो, अपना देश शक्तिशाली हो, और अपना देश गौरवशाली परंपरा से आगे अगर बढ़े, तो ये देश में रहने वाले सब लोग इकट्ठा कब होंगे? जब इस देश पे आक्रमण करने की स्थिति में चीन आएगा, और वो भी लद्दाख में आएगा। विचार करो, हाँ 60 साल पहले की बात है। और मैं जब पढ़ रहा था, सुबह भी मैं कुछ ऐसे पन्ने, मुझे पुस्तक अद्वैत को देना था,